मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे विलेज पालमपुर के बारे में। ये विलेज पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, रियल में कोई विलेज नहीं है। और ये विलेज कहाँ पे सिचुएटेड है भी, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से 90 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। और इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस विलेज पालमपुर में हम देखते हैं कि भी ये एक छोटा सा विलेज है और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है, जो मुख्य उनका प्रोफेशन है वो क्या है, फार्मिंग एक्टिविटी है। मैक्सिमम पीपल फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा इस विलेज के अंदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी हैं। वो कौन कौन सी हैं भाई, आप देखिए, शॉपकीपर्स भी वहाँ पे हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी वहाँ पे हैं, पोल्ट्री फार्म भी वहाँ पे है, डायरी फार्मिंग भी वहाँ पे है। हम कह सकते हैं कि विलेज पालमपुर के अंदर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस वाले या डिफरेंट प्रोफेशन वाले लोग आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम विलेज पालमपुर की एजुकेशन के बारे में। विलेज पालमपुर में एजुकेशन बिल्कुल कम है, बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे रैग पिकिंग में या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ में, खेत में काम करने वाले। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि विलेज पालमपुर के अंदर चाइल्ड लेबर भी हमें दिखाई देती है। अब दूसरी बात करते हैं कि भी जो ये विलेज पालमपुर है, छोटा सा विलेज है, इसमें जस्ट 500 फैमिलीज़ रहती हैं। और 500 फैमिलीज़ हम ये नहीं कह सकते कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग, एक ही कास्ट से बिलोंग करती हैं, एक ही रिलीजन से बिलोंग करती हैं। और डिफरेंट कास्ट से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं। और इन 500 फैमिलीज़ के अंदर हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे के सारे इक्वल हैं। उसमें से कुछ बिग फार्मर भी हैं, स्मॉल स्केल फार्मर भी हैं, मार्जिनल फार्मर भी हैं, लैंडलेस फार्मर भी हैं और लेबरर भी हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर को के स्टार्टिंग में। अब आप देखिए भी, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एक फार्मर का। एक फार्मर है, वो फार्मिंग एक्टिविटी करता है और अपने खेत में वो कुछ इनपुट्स डालता है, अपने फील्ड्स में वो कुछ इनपुट्स डालता है। सपोज करते हैं हम, एक फार्मर ने क्या इनपुट डाले भाई, उसने 2000 रुपीज़ का इनपुट डाला। इस 2000 रुपीज़ में क्या होगा, उसका सीड्स होंगे, फर्टिलाइज़र्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे, या उसकी लेबर होगी, या जो अनदर एक्सपेंसेस होंगे। मान लेते हैं हम, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। अब आप देखिए, जब वो क्रॉप्स हार्वेस्ट करता है, या फिर हम उसका आउटपुट देखते हैं। अगर हम आउटपुट की उसकी बात करें भी, सपोज करो उसकी क्रॉप्स होती है 5000 की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 5000, उसके इनपुट और आउटपुट में कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, सिर्फ 3000 का डिफरेंस है। तो दैट मीन्स जो उसका इनपुट है और जो उसका आउटपुट है, जो उसका डिफरेंस है, जो ये आएगा, यही क्या है, प्रोडक्शन है, यही उसकी इनकम है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप जो ये प्रोडक्शन का कंसेप्ट है इसको समझ गए होंगे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अभी सबसे पहला उसमें क्या आता है, लैंड आता है। दूसरा फैक्टर क्या है, कैपिटल है। और थर्ड फैक्टर क्या है, लेबर है। तो इन तीनों के बारे में स्टूडेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शंस के 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन है लैंड, सेकंड वन इज़ कैपिटल, थर्ड वन इज़ लेबर। तो सबसे पहले हम लैंड के जो फैक्टर्स हैं या फिर जो लैंड है
उसको डिस्कस कर लेते हैं, या फिर जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लैंड क्या है, ये फ्री गिफ्ट है नेचर का। तो जो लैंड है ये फ्री गिफ्ट है नेचर का, इसके लिए किसी ने भी किसी तरह की कोई कीमत नहीं पे की है नेचर को। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये फ्री गिफ्ट है नेचर का। ठीक है, दूसरा क्या है अभी, ये लिमिटेड इन सप्लाई, कि जो लैंड है ये सप्लाई में क्या होती है, लिमिटेड होती है। हम इसको ना तो ज़्यादा बना सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन हम कह सकते हैं कि ये लिमिटेड है। भी जो लैंड अवेलेबल है, जैसे आप बात करते हैं अभी टोटल अर्थ की अगर हम बात करें, 71 पार्ट पे वाटर अवेलेबल है और 29% पार्ट पे लैंड मासिस एरिया अवेलेबल है। तो हम इस 29% एरिया को ना तो इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सप्लाई में भी क्या है, लिमिटेड है। जो हमारे पास अवेलेबल है उसी में हमें काम चलाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है भी इसकी विशेषता, इंडेस्ट्रक्टिबल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लैंड को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो बट हाँ, हम उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, चाहे हम उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करें, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करें, तो उसके यूज़ हो सकते हैं। बट हम उसको ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। नेक्स्ट देखिए भी डिफ़र इन वैरायटी, कि जो लैंड है उसकी वैरायटी डिफरेंट हो सकती है। आप देखिए कहीं पे लैंड क्या होती है, मोर फर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल होती है, या फिर बैरन लैंड होती है, बंजर भूमि होती है जिस पे किसी भी तरह की कोई फसल ग्रो नहीं कर सकती। तो हम अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी इसको वैरायटी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भी इमोबाइल। इमोबाइल मीन्स कि लैंड क्या है, इमोबाइल है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये फिक्स्ड होती है, परमानेंट होती है। नेक्स्ट देखिए भी पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि लैंड क्या है भी ये पैसिव फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर नहीं है। भाई अगर हम लैंड्स के अंदर कुछ इनपुट्स नहीं डालेंगे, सपोज करो एक फार्मर है, वो कोई भी सीड्स नहीं डालेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, कोई क्रॉप्स नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि लैंड क्या है, एक पैसिव फैक्टर है। जब इस पे हम मेहनत करेंगे तभी हम इसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट गेन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अभी अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं इसके, जैसे मैंने आपको यहाँ भी बता दिया था कि लैंड को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़, इंडस्ट्रियल पर्पज़, कंस्ट्रक्शन पर्पज़। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई भी लैंड की विशेषताएं या फिर लैंड के करैक्टरिस्टिक्स। सेकंड फैक्टर हम देख लेते हैं अभी कैपिटल। कैपिटल को भी भाई 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है भी, फिक्स्ड कैपिटल। फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, और सेकंड क्या है भी, इन्वेंट्री कैपिटल। इन्वेंट्री कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को देखिए स्टूडेंट्स भी, जब आप कोई इंडस्ट्रीज सेटअप करते हो, वहाँ पे आपने जो बिल्डिंग्स बना दी, दैट मीन्स जो एक बार आपने पैसा लगाया और वो पैसा आपका लॉन्ग टाइम तक रहेगा। जैसे आपने बिल्डिंग बनाई ये फिक्स्ड कैपिटल है, और बिल्डिंग्स के अंदर आपने मशीन्स इंस्टॉल कर दी, तो क्या है भी ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल है। दैट मीन्स आपने एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप उसकी रिपेयर पे या फिर उसके रिकंस्ट्रक्शन पे दोबारा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो ये होगी फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा क्या है अभी आपका इन्वेंट्री कैपिटल। इन्वेंट्री कैपिटल क्या है अभी, इसकी आपको रिक्वायरमेंट होती रहती है, ज़रूरत होती रहती है प्रोडक्शन के अंदर। जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, सपोज करो आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ देनी है, ट्रांसपोर्टेशन का रेंट देना है, या फिर जो अनदर एक्सपेंस होते रहते हैं, वो किस में आ जाते हैं आपके, वो इन्वेंट्री कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो, हमने 2 फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, लैंड को भी डिस्कस कर लिया, कैपिटल को भी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं हम लेबर को। लेबर भी देखिए भाई प्रोडक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और विदाउट लेबर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेबर होती है उसको भी हम 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है अभी स्किल्ड लेबर, और दूसरी क्या होती है, अनस्किल्ड लेबर।
ठीक है भाई। स्किल्ड लेबर में क्या होता है कि भाई कुछ ऐसे लेबरर होते हैं जो मशीन्स को ऑपरेट कर लेते हैं, उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज होती हैं, और जो नॉन स्किल्ड होते हैं अभी अनस्किल्ड होते हैं वो फिजिकली वर्क करते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं कि इसकी भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो लेबर की भी हम करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या होता है अभी, ह्यूमन फैक्टर है। लेबर क्या है, ये ह्यूमन फैक्टर है, और ये नेचर का फ्री गिफ्ट नहीं है। इसके पास ह्यूमन बॉडी होती है, माइंड होता है, और अपने माइंड के बेस पे ही ये कुछ ना कुछ काम करता है, ठीक है। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक्टिव फैक्टर है। एक्टिव फैक्टर क्या होता है अभी, ये प्रोडक्शन का एक्टिव फैक्टर है भाई। इसको खुद काम करना पड़ता है, प्रोडक्शन करनी पड़ती है लैंड में, कैपिटल्स के अंदर, ठीक है, ये सारा का सारा करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए भी, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबर। देखो भाई, जो लेबर होता है उसको लेबरर से अलग नहीं कर सकते। जो मतलब कि एक लेबरर होता है उसको आप उसकी लेबर से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए भी, लेबर सेल्स हीज लेबर नॉट हिमसेल्फ। जो एक लेबरर होता है वो अपनी सिर्फ लेबर को ही सेल करता है, अपने आप को नहीं। आप देखते हो जब कोई लेबर आपके यहाँ पे काम करने के लिए आता है तो सिर्फ वो आपके यहाँ पे मेहनत करता है और मेहनत के पैसे ही लेता है, अपने आप को वो सेल नहीं करता है। आगे देखिए भी, मोबाइल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है भी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो लेबरर होता है वो क्या होते हैं, मोबाइल मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप देखिए जब सीज़न चलता है कल्टीवेशन का या हार्वेस्टिंग का, आप देखते हो कि अनदर स्टेट से जैसे सच एज बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा से बहुत सारे लेबरर यहाँ पे आ जाते हैं काम करने के लिए, और आफ्टर फिनिश द वर्क दे कम बैक टू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि हाउ टू इंक्रीज़ एग्रीकल्चरल आउटपुट। भी हम एग्रीकल्चरल आउटपुट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, व्हेन लैंड इज़ फिक्स्ड, जब हमारे पास लैंड फिक्स्ड हो। कहने का मतलब है कि लैंड फिक्स्ड है और आपने उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, तो आप कैसे कैसे मेथड यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी आप वे अडोप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्रॉपिंग, कि जो हमारे फार्मर हैं विद इन अ ईयर वो डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। भी विद इन अ ईयर वो डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और डिफरेंट कौन सी हैं, अभी देखो एक साल के अंदर 3 सीज़न के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो भी, पहला तो क्या होता है, खरीफ सीजन, खरीफ क्रॉप्स कह सकते हो आप इसको, खरीफ क्रॉप्स का टाइम पीरियड क्या होता है भी, जून और जुलाई के टाइम पीरियड में ये ग्रोन की जाती हैं, और सितंबर और अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जैसे भाई राइस है, जवार है, बाजरा है, ये कुछ मेन खरीफ क्रॉप्स होती हैं स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद आता है भी रबी क्रॉप्स क्या होती हैं अभी, अक्टूबर और नवंबर के विंटर सेशन में ये ग्रोन की जाती हैं, और मार्च और अप्रैल का टाइम पीरियड आते आते इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जैसे अब ये टाइम पीरियड चला हुआ है स्टूडेंट्स कि जो रबी क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, पहले तो वो देख लीजिए। वीट हो गया आपका, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, ये कुछ रबी क्रॉप्स हैं, और ये मार्च और अप्रैल का टाइम आते ही इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एक और क्रॉप्स सीजन आता है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं जैद क्रॉप्स। इन मार्च मतलब कि आप देखिए रबी और खरीफ सीज़न के बीच में कुछ टाइम बच जाता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं। उनके अंदर वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ऑयल सीड्स आ जाते हैं, जैसे कोकुम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गए। ये क्रॉप्स जायद सीज़न में
ग्रोन की जाती हैं। तो ऐसा करके जो फार्मर हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू अपनी इनकम को वो इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भी यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड फार्मिंग मेथड। जो फार्मर हैं भी वो नई नई टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं और उससे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं या मोर इनकम जनरेट कर सकते हैं। न्यू टेक्निक्स दैट मीन्स या न्यू मेथड यूजिंग ऑफ ट्रैक्टर्स, थ्रेसिंग मशीन्स, कल्टीवेटर्स, न्यू टेक्निक्स वो खेती में यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भी यूज़ ऑफ HYV सीड्स। जो फार्मर हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन या फिर आउटपुट ज़्यादा होगा और हम इनकम ज़्यादा गेन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए भी लैंड रिफॉर्म। हाँ, गवर्नमेंट ने भी कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी की हैं। पहले क्या होता था कि हमारी लैंड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती थी, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती थी, तो उनको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया। और सबसे पहला क्या किया गया भाई, अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे जिनके पास बिग पीस ऑफ लैंड होता था, तो इसको ख़त्म कर दिया गया और उनकी जो लैंड थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई अमंग दी लैंडलेस फार्मर। नेक्स्ट किया गया है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग को सील कर दिया गया, सीलिंग कर दी गई उसकी। नेक्स्ट अभी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। भी एग्रीकल्चरल इनपुट आउटपुट को इंक्रीज करने का ये एक अनदर सोर्स है कि भी इरिगेशन का सोर्स भी आपके पास परमानेंट होना चाहिए। आप देखो भी, अगर आपने खरीफ क्रॉप्स आप ग्रोन कर रहे हो, अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप अच्छा आउटपुट्स नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि भी ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम फिक्स लैंड में भी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं या ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।